प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संघवाद से संबंधित लघु उत्तरात्मक एवं बहुविकल्पीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद से संबंधित लघु उत्तरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्न। भारतीय संघवाद, इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद से संबंधित पहला लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, संघवाद से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? संघवाद पर टिप्पणी कीजिए। संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद की संक्षिप्त में परिभाषा दीजिए। तो संघवाद उस संवैधानिक प्रवृत्ति का नाम है जिसमें कुछ राज्य या संघीय इकाइयाँ आपस में मिलकर एक संधि या समझौते के आधार पर संघ की स्थापना करते हैं। यानी कुछ राज्य मिलकर के एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसे एक संधि या समझौते के द्वारा स्थापित किया जाए, और इस समझौते में संघीय सरकार के अधीन अन्य राज्य या इकाइयाँ होती हैं। संविधान में ही संघ एवं इसकी इकाइयों यानी राज्यों में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। संघवाद में संघीय सरकार को संघीय महत्व के कार्य दिए जाते हैं जिनको राज्य सरकारें या संघीय इकाइयाँ पूरा करने में समर्थ नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संघवाद के 4 मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। संघवाद की पहचान क्या है? संघवाद की विशेषताएं क्या है? संघवाद के लक्षण क्या है? संघवाद पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय संघवाद का पहला लक्षण है कि संविधान जो है वो लिखित और सर्वोच्च है। भारतीय संघवाद का दूसरा लक्षण यह है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन है। तीसरा लक्षण है कि संघ और राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली पाई जाती है। चौथा लक्षण है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। ये भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये 4 लक्षण है, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में शक्ति का विभाजन, दोहरी शासन प्रणाली और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 3 है, संघात्मक सरकार का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? संघात्मक सरकार पर टिप्पणी कीजिए। संघात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं? संघात्मक सरकार का अर्थ बताइए। संघात्मक सरकार का अर्थ है जब संघ सरकार और राज्य सरकारों में शक्ति विभाजन के आधार पर शासन सत्ता का संचालन किया जाता है। संघात्मक सरकार में प्रत्येक संघीय इकाई अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने के साथ साथ संघ सरकार के भी अधीन होती है। संघात्मक सरकार में शक्ति व सत्ता का एक भाग संघीय क्षेत्र में और दूसरा भाग संघीय संस्था में निहित होता है। संघात्मक सरकार में संघ सरकार के पास प्रभुसत्ता होती है, राज्य सरकारें या संघीय इकाइयों के पास प्रभुसत्ता नहीं होती। भारत सरकार के पास प्रभुसत्ता है, लेकिन भारतीय राज्यों के पास, संघीय इकाइयों के पास प्रभुसत्ता नहीं है। प्रश्न नंबर 4, एकात्मक सरकार का क्या अर्थ है? एकात्मक सरकार पर टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट? कमेंट ऑन यूनिटरी गवर्नमेंट। डिस्क्राइब इन शॉर्ट अबाउट यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार में संघीय इकाइयाँ अपनी शक्ति केंद्र सरकार से ही ग्रहण करती हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाता है। एकात्मक सरकार में शक्तियों का अंतिम स्रोत केंद्रीय सरकार होती है। एकात्मक सरकारों में भी स्थानीय सरकारें होती हैं, लेकिन उन्हें शक्तियाँ संविधान द्वारा नहीं मिलती। एकात्मक सरकार में संविधान लिखित व अलिखित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। एकात्मक सरकार में कुछ मुख्य उदाहरण इंग्लैंड, इटली, जापान, अफगानिस्तान, ईरान व नेपाल इत्यादि। प्रश्न नंबर 5, एकात्मक सरकार के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार के 4 लक्षण क्या हैं? एकात्मक सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्षण केंद्र सरकार का अत्यधिक शक्तिशाली होना। पूरे देश के लिए एक ही संविधान का होना भी एकात्मक सरकार का लक्षण है। पूरे देश के नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता का होना एकात्मक सरकार का लक्षण है। एकात्मक सरकार का अन्य महत्वपूर्ण लक्षण इकाई न्याय व्यवस्था का है। जैसे भारत में नई दिल्ली स्थित एक ही सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सभी राज्यों में एक ही प्रकार की नागरिकता, भारतीयता की, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, चाहे वो राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, केंद्र सरकार हो। पूरे देश में जो है स्थानीय सरकार और प्रांतीय सरकार की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली क्या है? भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद, एकात्मक झुकाव वाला संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद इत्यादि कहा गया। 1950 में संविधान के क्रियान्वयन से लेकर आज तक भारतीय संघवाद की प्रकृति व लक्षणों में काफ़ी परिवर्तन हुए। 1952 से लेकर 67 तक देश में संघवाद काफ़ी मजबूत हुआ। इसके बाद केंद्र व राज्यों में राजनीतिक एकरूपता समाप्त हुई। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई और केंद्र राज्य संबंध तनावपूर्ण रहे। 1980 से लेकर 96 तक केंद्र राज्य संबंधों में उतार चढ़ाव होता रहा। देश में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ और राज्य दलों ने राज्य हितों के लिए केंद्र सरकार से समझौते किए। 1996 से लेकर 2019 तक 2014 तक केंद्र में गठबंधन सरकारों को गति मिली। परिणाम स्वरूप केंद्र व राज्यों में सहयोग की भावना थी। 2014 से लेकर के 2024 यानी वर्तमान 23 तक केंद्र व अधिकतम राज्यों में भाजपा की सरकार बनने से केंद्र राज्य संबंध संतुलित रहे। तो ये केंद्र राज्य संबंधों की कार्य प्रणाली भारत में रही। अब हम कुछ एक बहुविकल्पीय प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? अनुच्छेद 1, 2, 21, 31। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, सही प्रश्न है, कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ भारत, यूनियन ऑफ इंडियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका सही उत्तर है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है या संघ। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस राज्य का अपना संविधान था? भारत के किस राज्य का अपना संविधान था? नागालैंड, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था। अगस्त 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का जो संविधान ऑटोमेटिकली धारा 370 समाप्त हुई। किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्यों को विशेष स्थिति प्रदान की गई? अनुच्छेद 1 में, 70 में, 170 में, 270 में, 370 में। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष जो राज्य का दर्जा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल दोनों शासन लगते थे। कार्यकाल 6 वर्ष का था। प्रश्न नंबर 5 है, संघात्मक सरकार का अर्थ है संघ सरकार को शक्तिशाली बनाना, संघ सरकार को कमजोर बनाना, संघ व राज्यों में टकराव, संघ व राज्यों में शक्ति विभाजन। सही उत्तर है संघ व राज्यों में शक्ति विभाजन। प्रश्न नंबर 6 है, किस विशेषज्ञ ने भारतीय संघवाद को संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण बताया है? एम वी पायली, के वी राव, ए बी लाल और
और डी बसु। प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो डी बसु है, दुर्गादास बसु। भारत के एक संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान के ऊपर उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय संघवाद संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 7 है, किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? के.वी. पायली, के.वी. राव, ए.बी. लाल, डी बसु। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है के.वी. राव। के.वी. राव ने कहा था कि सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। प्रश्न नंबर 8, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को केंद्रीय संघवाद कहा? डी बसु, सुभाष कश्यप, के.वी. राव, ए.बी. लाल। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है के.वी. राव। प्रश्न नंबर 9, किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सच्चा संघवाद कहा? एच.बी. पाटस्कर, डी.एन. बनर्जी, अलेक्जेंड्रोविच, ए.बी. लाल। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है अलेक्जेंड्रोविच। प्रश्न नंबर 10 है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को संघीय ढांचे के साथ एकात्मक झुकाव वाला बताया? डी.एन. बनर्जी, ए.बी. लाल, सुभाष कश्यप, के.वी. राव। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है डी.एन. बनर्जी। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है? 2, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है 3 प्रकार की सूची। संघ सूची, जिस पर कानून निर्माण संघ सरकार को है। राज्य सूची, जिस पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों को है। और तीसरा समवर्ती सूची, जिस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस सरकार को प्रदान की गई है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती है जो 3 प्रकार की सूचियों में ऐसे विषय न आ सके हों, उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाएगा और वो केंद्र सरकार को उन पर कानून निर्माण का अधिकार है। प्रश्न नंबर 13, भारत में राज्य सरकारें अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है? केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संविधान। संविधान से राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, संविधान से शक्ति प्राप्त करती है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28, 7, 28, 6, 28, 29, 6, 28, 8। सही उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में इस समय। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में राज्यपालों की नियुक्ति किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 16, कई राज्यों के मेल से बना हुआ संप्रभु राज्य ही संघीय राज्य है, यह किसने कहा? फाइनर, हैमिल्टन, जेलेनिक, डी बसु। फाइनर ने कहा था कई राज्यों के मेल से बना हुआ संप्रभु राज्य ही संघीय राज्य है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का संविधान है कठोर है, लचीला है, दोनों का मिश्रण है, अत्यधिक कठोर है? भारत का संविधान जो है दोनों का मिश्रण है। कुछ पार्ट बहुत कठोर है, कुछ पार्ट लचीला है, कुछ पार्ट मिला जुला रूप। तो कठोर और लचीले का मिश्रण है भारतीय संविधान। ना तो आसानी से परिवर्तन किया जा सकता और ना ही बिल्कुल ऐसा है कि परिवर्तन किया ही ना जा सके। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में केंद्रीय विधान पालिका है, 1 सदनीय, 2 सदनीय, त्रिसदनीय, इनमें से कोई नहीं। द्विसदनीय है, चाहे केंद्रीय विधान पालिका जो है केंद्र की 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा आम जनता का सदन है जो जनता को रिप्रेजेंट करता है, और राज्यसभा उस सदन है जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और एक स्थायी सदन है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में शासन प्रणाली है, इकाई है, दोहरी है, दोनों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। भारत में शासन प्रणाली दोहरी है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार है।
प्रश्न नंबर 20, भारत में नागरिकता प्राप्त है इकहरी दोहरी दोनों का मिश्रण, इनमें से कोई। भारत में इकहरी नागरिकता प्राप्त है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 21, एकात्मक सरकार का प्रमुख लक्षण है शक्तिशाली केंद्र सरकार, शक्तिशाली राज्य सरकारें, केंद्र व इकाइयों में दोनों शक्तिशाली, इनमें से कोई नहीं। शक्तिशाली केंद्र सरकार एकात्मक सरकार का प्रमुख लक्षण है। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है संसद द्वारा, राज्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। संसद जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। प्रश्न नंबर 23 है, किस देश के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। अमेरिका के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक अमेरिकन नागरिकता और दूसरा जो अमेरिका के 50 स्टेट हैं, जिस स्टेट में रह रहा उस स्टेट की नागरिकता। निम्न में से किस देश ने संघीय इकाइयों के अपने अपने सर्वोच्च न्यायालय? भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की। अमेरिका सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा से भारतीय शासन का स्वरूप हो जाता है संघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षात्मक, राजतंत्रात्मक। संकट काल की घोषणा होने से शासन का स्वरूप एकात्मक हो जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, राज्य सरकारों का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए सरकार का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक में कन्वर्ट हो जाता है। भारतीय संघवाद की प्रकृति तनावपूर्ण कब रही? 1952 से 62, 67, 77, 1980 से 90, 2000 से 2023। तो बीच का जो ये काल है 1967 से 77 तक, ये उथल पुथल का काल है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है तनावपूर्ण रहा केंद्र और राज्यों के बीच, क्योंकि केंद्र सरकार में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका प्रभाव लगातार कम होता चला गया और केंद्र और राज्यों के संबंध जो है टकरावपूर्ण रहे। प्रश्न नंबर 27 है, लैटिन भाषा के पोइडस शब्द का अर्थ है संघ, संग्रह, संगठन, संधि या समझौता। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है संधि या समझौता। प्रश्न नंबर 28, फेडरेशन शब्द का अर्थ है संगठन, संघ, समझौता, गठबंधन। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है फेडरेशन शब्द का अर्थ है संघ। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति को। तो अब नीचे जो है कुछ एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। संघवाद का क्या अर्थ है? भारतीय संघवाद के लक्षणों का वर्णन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद के लक्षण क्या है? जैसे दोहरी शासन प्रणाली है, लिखित संविधान है, सर्वोच्च संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो ये बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक है। संघात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं? संघात्मक सरकार की विशेषताएं। संघात्मक सरकार जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, और संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, ये आप मेरे जो YouTube चैनल पर डिटेल वीडियो दिए गए हैं उनमें आप देख सकते हैं। एकात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है? एकात्मक सरकार के लक्षण, जहां केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया हो, स्थानीय और प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हो, जहां अकेली नागरिकता हो, एक ही संविधान हो, एक ही निर्वाचन आयोग हो, एक ही उच्चतम न्यायालय हो, और सभी संस्थान जो है केंद्र सरकार के अधीन हो, तो ये एकात्मक सरकार के लक्षण है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, न ही एकात्मक, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप है।
दुर्गा दास के इस कथन की व्याख्या करो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो संविधान विशेषज्ञ डी बसु ने सही कहा है कि संविधान जो है संघात्मक के भी गुण है और एकात्मक के भी। दिखने में संघात्मक लगता है लेकिन सिद्धांत में संघात्मक है लेकिन व्यवहार में एकात्मक है। शांति काल में संघात्मक है लेकिन संकट काल में एकात्मक है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान बनावट एवं संघात्मक परंतु वास्तव में एकात्मक है, व्याख्या कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड बट यूनिटरी इन स्पाइन, एक्सप्लेन इट। ये भी वही प्रश्न है कि संविधान जो है देखने में संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संघवाद से आपका क्या अभिप्राय है? भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली का वर्णन करें। वर्किंग क्या है? यानी 1952 से लेकर के 2023 तक वर्किंग क्या रही है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार है? किस काल में संबंध तनावपूर्ण रहे? किस काल में संबंध मधुर रहे? किस काल में संबंध सहयोगी रहे? किस काल में संबंध संतुलित रहे? तो 1952 से लेकर के 2023 तक इसे कालखंड में बांट करके इसका हम अध्ययन करेंगे कि कौन से काल में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है किस प्रकार के रहे। प्रश्न नंबर 7 है, सहकारी संघवाद का क्या अर्थ है? क्या भारत एक सहकारी संघवाद है या केंद्रीकृत संघवाद? व्याख्या करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? इज इट इंडिया ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ए सेंट्रल फेडरलिज्म? एक्सप्लेन इट। तो सहकारी संघवाद है जहाँ राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार के अधीन कार्य न करके राज्य सरकारें केंद्र सरकार को सहयोग करें और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध संतुलित रहे, सहयोगी रहे, मधुर संबंध रहे। तो भारत को हम एक सहयोगी संघवाद कह सकते हैं कि भारत में राज्य सरकारें जो है हर मामलों में केंद्र सरकार को सहयोग करती है। केंद्र सरकार भी समय समय पर राज्य के मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, राज्य के डीजीपी, कानून मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं और समय समय पर इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं। तो केंद्र और राज्यों को मिल करके जो है भारत का जो संघीय ढांचा है उसका संचालन किया जाता है। तो भारत को एक सहकारी संघवाद कहा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था भारतीय संघवाद से संबंधित। भारतीय संघवाद से संबंधित लघुतरात्मक और बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो ये टॉपिक आज का आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।